बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले टेस्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 था, ये हमारे पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रेलिवेंट है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशंस अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज मे एक्सीड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेसिकली जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज किस टाइम पर होगी। तो हम लोगों ने कहा था कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास इन्वेंट्री अपनी एनआरवी के वैल्यू पर आ जाती है। तो जब इन्वेंट्री अपनी एनआरवी पर आती है उसी टाइम में तो उसकी कॉस्ट एक्सीड होती है। सिर्फ पूछने का ना सेंटेंस चेंज किया गया था। बात वही है कि एनआरवी लॉस इनकर्ड होने की कौन कौन सी हमें इंडिकेशंस मिलती हैं। तो उसके लिए आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ने लगे तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अगर ये आपने पॉइंट्स बताने हो ना तो आप ये देखो एनआरवी को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, एनआरवी फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है। एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर। ऑलराइट, अगर डैमेज है तो रिपेयर, अगर वर्क इन प्रोसेस है तो उसने कंप्लीट होना है तो कॉस्ट टू कंप्लीट है। तो एनआरवी किस टाइम पर डिक्रीज होगी तभी तो जाकर कॉस्ट इंक्रीज हो जाना है। उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि आप देखें कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में अगर डिक्रीज आ जाए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में डिक्रीज आ जाए तो एनआरवी ने कम हो जाना है और कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी। ये आपका पहला पॉइंट बनता है, डिक्रीज इन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। दूसरा पॉइंट आपके पास बनता था इंक्रीज इन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। तीन पॉइंट्स आपके यही फार्मूले से बन जाते हैं। फोर्थ वन, एनआरवी पर इन्वेंट्री को कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब इन्वेंट्री डैमेज हो जाए। तो हम लोग कह देंगे इफ इन्वेंट्री इज डैमेज ऑब्सोलीट डेटरियोरेशन का शिकार हो गई तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट एक्सीड कर जाएगी और एनआरवी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आप इस तरह से ले सकते थे। आई होप कि ये थ्योरी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमसे कहा गया determine the adjusted value of inventory as at 30th June 2021। उसके लिए अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो हमें कहा गया Orange Limited manufactures for products information related to its inventory of each product for the year ending 30th June 2021 is as follows। फोर्थ प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्लोजिंग इन्वेंटरी बताई। अब हम लोगों ने अगर वैल्यू डिटरमिन करनी है तो बेसिकली इसी क्लोजिंग इन्वेंटरी की ही तो वैल्यू डिटरमिन करनी है हम लोगों ने, जो कि उसने हमें बता दी इन नंबर ऑफ यूनिट्स। देन हमें बताया गया कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो ये चीज भी उसने खुद ही बता दी कि एक यूनिट हमें कितने में पड़ रहा है, तो पर यूनिट हमें कॉस्ट का आइडिया हो गया। फिर उसने क्या कहा, कहते हैं रिटेल प्राइस पर यूनिट। रिटेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन इसमें 10% सेल टैक्स शामिल है। सेल टैक्स कभी भी हमारी अमाउंट नहीं होती, हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कस्टमर से रिसीव कर रहे होते हैं। कस्टमर से रिसीव करते हैं मतलब अगर 10% है तो 100 रुपए की एक चीज होगी तो मैं 100 रुपए अपने लिए कस्टमर से लूंगा और 10 रुपए गवर्नमेंट के लिए लूंगा। टोटल कस्टमर से 110 रुपीज लूंगा, लेकिन अपनी जो मैंने सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो 100 पे रिकॉर्ड करनी है और 10 रुपीज मुझ पर लायबिलिटी आ जाएगी कि मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। ऑलराइट, तो वो पैसे मेरे नहीं होते। तो इसमें ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए जाए ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर, तो वो भी आप लोगों से अपने बिल उसके ऊपर फिर अगर कैश में आपने पे करना हो तो आई थिंक 18% या 17% इस तरह से सेल टैक्स वो चार्ज करते हैं। अब वो सेल टैक्स वो अपने पास नहीं रखते, उन्होंने वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है।
लेकिन अगर कार्ड पेमेंट करें तो 5% के हिसाब से आपको सेल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर जो सेल टैक्स था वो 10% है और इसमें शामिल है, तो सेल टैक्स हमारी कैलकुलेशन से रेलिवेंट नहीं था। हम लोगों ने सेल प्राइस जरूर लेनी है, लेकिन एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। तो ये जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है ये बेसिकली आफ्टर 10% सेल टैक्स 110% है। तो आपने इनका 100% फाइंड कर लेना था। इन तमाम अमाउंट्स को डिवाइडेड बाय 110 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करो तो आप लोगों के पास इनकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब अगर हम यहीं पर ही कैलकुलेशन करें तो 1144 डिवाइडेड बाय 110 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 द वैल्यू इज 1040। इसी तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 900, ये वाली वैल्यू आ रही है 1200 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। ये है इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, कहते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये तो वैसे आपको कंफ्यूज कर रहा है, वेरिएबल अदरवाइज वेरिएबल ही होती है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट। पर यूनिट की बात कर रहा है कि भाई जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करेंगे उतनी ज्यादा हमें वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़नी है। अब जी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी ये एनआरवी की कैलकुलेशन करने के लिए यूज हो सकती थी, आपने इसको लेस कर देना। एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए ये है आपके पास एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ये क्या चीज है? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। फिर आया कहते हैं डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट है, होना भी चाहिए। हाँ ये अलग बात है तो उनकी वैल्यू कम होती है। अब वो देखा जाएगा कि डिफेक्टिव यूनिट्स अपनी कॉस्ट पर आएंगे या एनआरबी के ऊपर आएंगे। गुड यूनिट्स को हम लोग अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो 15,000 में 2400 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, जबकि 25,000 प्रोडक्ट बी की क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 4,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो यहां से हम लोग गुड यूनिट्स अलग कर लेंगे, जबकि सी और डी में किसी किस्म के कोई डिफेक्टिव यूनिट्स मौजूद नहीं। फिर आपसे कहा गया कि इन डिफेक्टिव यूनिट्स पर अगर हम लोग काम करवाएं, इनकी रिपेयरिंग करवाएं, तो कॉस्ट टू रिपेयर हमें बियर करनी पड़ती है और वो है हमारे पास 260 एंड 320। अब जब सी और डी में डिफेक्टिव यूनिट्स ही नहीं थे तो उनकी किसी किस्म की कॉस्ट टू रिपेयर भी नहीं आनी। तो इनके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि भाई डैमेज यूनिट्स की एनआरवी क्या है और डिफेक्टिव यूनिट्स के एनआरवी दोनों में डिफरेंस होगा। जो गुड यूनिट है उनकी एनआरवी कुछ और होगी, उसमें रीवर्क को हम लोगों ने नहीं देखना। जबकि जो डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम लोग साथ में रीवर्क को भी देखेंगे। नेक्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई उनमें कहता है ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी। अब हमें पता चल गया कि हमारा सारा फोकस प्रोडक्ट सी के ऊपर है। प्रोडक्ट सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी मिली? 5,000 नंबर ऑफ यूनिट और इसमें किसी किस्म के कोई डिफेक्टिव नहीं है। क्या कहता है? कहता है डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व। अब 900 कंप्लीटेड यूनिट्स का डिफरेंस हमें नजर आया। फिर जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट और अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड को जब मैच किया तो 900 का हमें डिफरेंस नजर आ गया। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट सप्लाई टू कस्टमर। अब जब कस्टमर को 5600 यूनिट सप्लाई किए तो अपनी इन्वेंट्री में से कम भी मुझे 5600 यूनिट करने चाहिए थे। जबकि हमने क्या किया, कहता है वर इरोनियसली रिकॉर्डेड एज 6500, जबकि हमने उसको जाके रिकॉर्ड कर दिया 6500। मतलब हम लोगों ने 6500 कम करके अपनी इन्वेंट्री को अंडरस्टेट कर दिया। 5600 और 6500 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 900। और वही 900 की ही तो डिस्क्रिपेंसी हमें मिली थी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट सी में जाएंगे और उसके जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो 5,000 प्लस 900, तो जो कैलकुलेशंस करेंगे वो हम लोग 5,900 यूनिट्स की करेंगे। बस इतना सा पॉइंट वन था हमारे पास। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा फिर उसने हमें कहा
कहते हैं जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, अब मतलब बात करने जा रहा है वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, उसी में ही डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे पास थे। कहते हैं डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन मार्केट एट 60%। क्या हम लोग इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रिवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। कहते हैं इसके ऊपर अगर हम लोग सेम एज इट इज मार्केट में सेल करने जाएं, एक तो सेलिंग कॉस्ट नहीं पड़ेगी हमें, दूसरा रीवर्क की कॉस्ट जो एंड पे दी हुई थी ये भी नहीं बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन ये अपनी सेलिंग प्राइस पे नहीं जाएंगे आप, ये अपनी रिटेल प्राइस के 60% के ऊपर जाएंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए कि या तो मैं उसके ऊपर रिवर्क करूं और उनको जाके सेल करूं 100% रिटेल प्राइस के ऊपर, या फिर मैं किसी किस्म का रिवर्क ना करूं, तो ना तो मुझे प्रोडक्ट ए के लिए ये 260 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ना मुझे प्रोडक्ट ए के लिए ये 80 की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन वो अपनी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे नहीं जाएंगे, वो जो भी रिटेल प्राइस है हमारी उसके 60% के ऊपर जाएंगे। तो दो मरतबा मुझे एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए। एनआरवी दो मरतबा कैलकुलेट करूंगा, एक विद रीवर्क, दूसरा विदाउट रीवर्क, और उनमें से जो हायर होगी उसको चूज किया जाता है। ऑलराइट, तो आपने यहां पर दो मरतबा कैलकुलेशन करनी है कि अगर मैं रीवर्क करूं, आपने अपने बेनिफिट को देखना है कि आपको ज्यादा बेनिफिट कौन सी सिचुएशन में हो रहा है। आपने अपने प्रॉफिट को देखना है, जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें कम लॉस हो रहा होगा, हम उस साइड पे चले जाएंगे। अगर रीवर्क करते हैं तो हम लोग देखेंगे हमारे पास एनआरवी क्या आ रही है, रीवर्क ना करें तब एनआरवी हमारे पास क्या आएगी, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी हम उसके ऊपर चले जाएंगे, हम उस ऑप्शन को वेट कर लेंगे। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बी एंड डी। अब इसका ताल्लुक, इस पॉइंट का ताल्लुक आपके पॉइंट ए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी के साथ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट डी। अब हुआ क्या, कहते हैं आपके कंपेटिटर ने इसकी सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी। मतलब अगर कोक ना मिले तो पेप्सी पी लियो, ओके, सेवन अप नहीं है तो स्प्राइट ले लो, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही था, स्टिंग नहीं मिलती तो रॉर पी लो। ऑफर्ड बाय कंपेटिटर are available in the market at a discount of 15% and 20% respectively. कंपेटिटर, अब देखो भाई, पेप्सी या कोक मतलब कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, लेकिन अगर प्राइसिंग में अच्छा खासा फर्क मिल जाए, आपने लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट के ऊपर मूव करना। अब ये इंडिकेशन थी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के कम होना आपके एनआरवी को कम कर देगा। और जब ये इंडिकेशन मिल जाए, पॉइंट 1 में हमने जिक्र किया, हमें एनआरवी चेक करनी पड़ती है। दूसरी बात, उसने क्या कहा, कहता है ओ एज करंट रिटेल प्राइस जो भी है उसका 15 एंड 20% कम कर रहा है वो, इसको देखते हुए ओएम ने डिसाइड किया have to adjust its sale price accordingly। मतलब अब वो जिस वैल्यू के ऊपर उसकी सेलिंग प्राइस थी, इस साल करंट ईयर में उसने जो रिटेल प्राइस चार्ज की अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी के ऊपर, वो नहीं कर पाएगा। कमिंग ईयर में उसको अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट बी एंड डी 900 एंड 1800 नहीं होगी। गॉट इट? तो इसको हम लोगों ने चेंज करना होगा 15% एंड 20% के डिक्रीज के साथ, और हमारे लिए इन प्रोडक्ट्स की जो करंट रिटेल प्राइस बननी है वो आफ्टर डिक्रीज आएगी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वो होगी। हम लोगों ने जब इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करनी होती है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि प्रीवियस ईयर में या करंट ईयर में हमने कितनी अमाउंट पर चार्ज किया, हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फ्यूचर में क्या होगी, तो फ्यूचर में मैं इस प्रोडक्ट को 900 एंड 1800 पे नहीं लेके जाऊंगा, इस पे नहीं सेल कर सकता।
तो मुझे ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की हम लोग बात करें तो भाई आप लोग सबसे पहले सीओडी की तरफ जा सकते थे, उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। सीओडी में क्या करना था, सी में नंबर ऑफ यूनिट्स को हम लोगों ने करना था, तो वो हमने कर दिया, 5900 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। फिर कॉस्ट में तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कॉस्ट एज इट इज इसकी 900 ही रहेगी। हाँ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखनी थी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसकी 1320। अब इसको जरा एडजस्ट किया हम लोगों ने सेल टैक्स की वजह से, तो ये बन गई हमारे पास 1200। ऑलराइट, 1200। अब देखें पॉइंट डी, ये जो थर्ड लास्ट पॉइंट था उसका इंपैक्ट बी और डी के ऊपर था, सी के ऊपर तो नहीं था ना। तो इसकी एनआरवी हमारे पास क्या बन जाएगी, 1200 लेस 100 इज इक्वल टू 1100। कॉस्ट और एनआरवी में से किसको सिलेक्ट करोगे, कॉस्ट 900। तो प्रोडक्ट सी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू 5900 multiplied by 900. The value is 5310। ये बात समझ आ गई? 2 नंबर की ये कैलकुलेशन थी। ओके हो गया? अब अगर हम लोग पॉइंट डी की तरफ जाएं, देखिए क्वेश्चन में भी आप लोग बिल्कुल ऐसे ही किया करो, जरूरी नहीं प्रोडक्ट ए को ही पहले सॉल्व करना है, जरूरी नहीं प्रोडक्ट बी उसके बाद ही आए, कि ऐसा नहीं है। देखिए हर प्रोडक्ट तो एक दूसरे से इंडिविजुअल है ना, आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, तो आप लोग ने ना वहां पे सिर्फ मार्क्स गेन करते हैं। अब यहां पर देखें नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क, प्रोडक्ट डी को देखें सेम एज इट इज रहेंगे, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं, एज इट इज रहेगा, लेकिन 1800 नहीं रहेगा। अब 1800 प्रोडक्ट डी की प्राइस में कितने का डिक्रीज है, 20% का, तो फिर हम लोग इसमें 360 लेस करेंगे, 360 लेस करेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और 110 लेस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो एनआरवी हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब 440 हम लोगों ने इसमें से एडजस्ट कर लेना है, 1360 1330। ओके क्लियर? अब भी कौन सी वैल्यू पे जाएगा, कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली जाए 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1275 प्रोडक्ट डी, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 12। अच्छा, अब आप लोगों को वैसे सॉल्यूशन के फॉर्मेट वगैरह का पता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करना हो तो एक टेबल बना लिया करो, प्रोडक्ट्स नेम आ जाएंगे, साथ में आप लोगों ने कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है, उसमें से लोअर चूज करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टेबल में लिख। ओके हो गई? अदरवाइज आप लोग बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये मैं कर रहा हूं, और ये जो ऊपर मैं आपको बातें बता रहा हूं ये ऊपर वाली बातें आप वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 वर्किंग 4, हर प्रोडक्ट की अलग अलग वर्किंग का नंबर, आप इस तरह से भी उसे बता सकते। क्लियर? अब 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1275 इज इक्वल टू, ओके हो गया? किसी को डाउट? अच्छा, अब 2 नंबर इसके थे, तो इन टोटल ये 4 मार्क्स हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट देखें, अच्छा मुझे ये बताएं प्रोडक्ट ए ज्यादा इजी है या बी ज्यादा इजी है, ए ज्यादा इजी है, क्यों भला? क्योंकि उसमें बी में सेलिंग प्राइस में भी अभी एडजस्ट होना है। तो अब क्या करना है, मेरे पास भाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 15000, लेकिन उसमें 2400 यूनिट्स डैमेज है। अब हमने क्या करना है, हमने ना इसको अलग अलग कर देना है। प्रोडक्ट ए गुड यूनिट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 2 6, और डैमेज यूनिट्स आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि इनको कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है या एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करना है। तो प्रोडक्ट ए की अगर कॉस्ट देखें तो प्रोडक्ट ए की आपको कॉस्ट मिली, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट है चाहे गुड यूनिट है, कॉस्ट 800 ही है। बात करेंगे अब एनआरवी की,
अगर गुड यूनिट की सबसे पहले बात कर लें तो गुड यूनिट के एनआरवी को कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं था। सिंपली आपने 1040 ये सेल टैक्स को एडजस्ट करने के बाद 1040 इसमें से लेस करना था 80, बस आपके पास गुड यूनिट्स की एनआरवी आ गई। और गुड यूनिट्स की एनआरवी आपके पास आ रही है, एम आई राइट? जबकि कॉस्ट कितनी है, तो इसको जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 800, द वैल्यू इज, ओके हो गया। अब बात करेंगे हम लोग डिफेक्टिव यूनिट्स की। डिफेक्टिव यूनिट कॉस्ट पे जाएं या एनआरवी पर जाएं, तो इनकी एनआरवी दो तरह की आ रही थी। पहले डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी, कि अगर हम लोग कहें कि हम इसके ऊपर रीवर्क करेंगे, तो आप देखें 260 भी इसमें से लेस कर दो, इस 960 में से 260 भी लेस कर दो, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 700। तो आपके पास एनआरवी आ रही है, ये पहली एनआरवी है आपके पास, तो इशू क्लियर हो गया। दूसरी एनआरवी, उसने कहा कोई रिवर्क ना करो, जब रिवर्क नहीं करेंगे तो रिवर्क की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा कि अगर एज इट इज डैमेज यूनिट सेल करो, तो जो आपकी करंट रिटेल प्राइस चल रही होगी ना, तो अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ हुए कि जैसे करंट रिटेल प्राइस 1040 है, तो प्रोडक्ट ए के लिए 1040 ही है, प्रोडक्ट ए के लिए 1040 है, क्योंकि कंपेटिटर तो बी और डी के लिए आया था। तो 1040 का 60% सिंपली, तो 1040 का 60%, 60% था ना, तो क्या 622, 624। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। एक ऑप्शन है आपके पास कि भाई 800 रुपए की एक प्रोडक्ट थी आपकी, आपको एक कस्टमर मिला, वो कह रहा है कि भाई मुझे 700 रुपए की दे। 800 की आपकी प्रोडक्ट थी, दूसरा कस्टमर मिला, कहता है कि भाई मैं आपको 624 रुपीज देता हूँ, आप किसको प्रोडक्ट दोगे? तो यही बात मैंने कही थी कि जब एनआरबी में ऑप्शंस आ जाएं, हायर एनआरबी को चूज कर और उसका कंपैरिजन करना अपनी कॉस्ट के साथ, तो इन दोनों में से हायर कौन है, इसको चूज कर लेंगे। जब इसको कंपेयर किया कॉस्ट के साथ, तो रिकॉर्ड करेंगे एट 7, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, एनआरबी कम है। ओके, अब इन तीनों का नहीं इकट्ठा कंपैरिजन कर सकते, पहले एनआरबी का कंपैरिजन करना है कि इसमें से मैंने किसको चूज करना है। अब चाहे ये कॉस्ट से कुछ ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं। सिंपल सी बात है कि भाई खुद को लॉस से बचाना है, लॉस ज्यादा हो रहा है तो वो वाला ऑप्शन चूज करूंगा जिसमें लॉस कम हो। 700 वाले पे लॉस कम है, मैं रीवर्क की तरफ चला जाऊं। ओके हो गई बात, ताकि मैं अपने आप को 100 रुपए का लॉस दे सकूं, ये ना 100 रुपए से ज्यादा का लॉस दे दूं। तो 700 और 800 का कंपैरिजन किया, तो 700 पे जाके रिकॉर्ड हो जाए। डन। डैमेज यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 700, द वैल्यू इज, और ये बनेगी आपकी प्रोडक्ट ए। जरा ये टोटल बताना जी। 11,760,000, ये प्रोडक्ट ए की टोटल वैल्यू। ऑल क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट बी की तरफ। देखो, अब प्रोडक्ट बी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया था। प्रोडक्ट बी सबसे पहली बात 25,000 एंड 4,000, तो गुड यूनिट्स 21,000, तो हमने जरा इसको अलग से करना है। प्रोडक्ट बी 21,000 एंड, और नंबर ऑफ यूनिट्स में अब किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। अब सबसे पहले देखेंगे गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी, इसमें कोई चेंज चेंज नहीं, ये 700 की रहेगी। अब एनआरवी की बात करें, तो गुड यूनिट्स के लिए 900 सेलिंग प्राइस लेस 75, तो एनआरवी कितनी आ जाएगी,
गुड यूनिट्स की एनआरवी आ रही है 825, जबकि उनकी कॉस्ट कितनी है, तो कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट के ऊपर 700 पर, तो 2100,000 मल्टीप्लाइड बाय 700। जी हाँ। अच्छा, इसकी जो एनआरवी है वो हमारे पास 900 तो आजकल हम लोग चार्ज कर रहे हैं ना, लेकिन बी की वैल्यू में कमी है 15%। अब चाहे गुड यूनिट्स हैं चाहे हमारे पास डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, अपनी सेलिंग प्राइस को कम करेंगे, और सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रही है बाय 15%, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 85%, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 765 माइनस 75, 690। अब गुड यूनिट्स की एनआरवी आ गई हमारे पास, जबकि उनकी कॉस्ट कितनी है, तो रिकॉर्ड करेंगे कौन सी वैल्यू पे, 690 एनआरवी। बात समझ आ गई है, 690 जी, 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 690, 144। कोई डाउट? अच्छा, अब चलते हैं हम लोग 4,000 डिफेक्टिव यूनिट्स, कॉस्ट है 700, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है हमारे पास 765। ये बात समझ आ गई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 900 का 85 पर, सॉरी हाँ 900 का 85%, 15% डिक्रीज के बाद, तो करंट रिटेल प्राइस चल रही है 765। 765 का 60% फाइंड करो, 459। ये पहला ऑप्शन था, डैमेज इन्वेंट्री की एनआरवी, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड एनआरवी क्या होगी, 765 लेस 75 लेस, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 370, ऐसे ही है। अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन है, किसको चूज करोगे, 459 को चूज करेंगे, और कॉस्ट के साथ कंपेयर किया 700 के साथ, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 459 पे, तो 459। ये बात क्लियर, वैल्यू को ऐड करो, ये मल्टीप्लाई करें, और इसका जरा टोटल बताएं, 16,326,000, all right, and the value of inventory at the end of the accounting period is, अब आपने सी, डी, ए एंड बी, इन चार वैल्यूज को ऐड कर, तो आपके पास आंसर आएगा 43596। ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 2021। आई होप कि आपको ये टेस्ट की डिस्कशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सब बच्चों को क्लियर? कोई ऐसा पॉइंट जो अभी भी आप लोग पूछना चाहें, किसी को कोई डाउट? चल, अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। इसकी डिस्कशन तो हमारी कंप्लीट हो गई थी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हवाले से। आज से हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, ईओक्यू की कैलकुलेशंस वगैरह, रिक्वायर्ड कैलकुलेट ईओक्यू फॉर बीटा। अब देखिए, जैसे ये चीज आई ना कि भाई हम लोगों ने ईओक्यू फाइंड करके देना है, फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई ईओक्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ईओक्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम्म ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर,
and divided by holding cost per unit. ओके अच्छा, अब हमें पता है कि भाई हमें ना ये तीन चीजें चाहिए, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। एक तो हमें एनुअल डिमांड चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इनको फाइंड करने की कोशिशें शुरू कर देना कि भाई क्या डाटा गिवन है और इनको मैंने फाइंड किस किस तरह से करना है। देखो सबसे पहले उसने एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ऑर्चर्ड लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फ्रॉम 1st April 2019. OL deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. तो हर किसी के लिए अलग अलग से EOQ फाइंड होता है, चारों प्रोडक्ट्स का एक साथ EOQ नहीं फाइंड होता। उसने कहा टू कंप्यूट EOQ फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम है बीटा। तो हमें डाटा भी सिर्फ बीटा के बारे में देगा और हमने जस्ट बीटा से रेलिवेंट ही EOQ फाइंड करके देना है। तो फॉलोइंग डाटा हैज बीन गैदर्ड, एक्चुअल डाटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा। और वो क्या है, कहते हैं हमारी जो एनुअल सेल्स हुई। अब ये हिस्टोरिकल डाटा बता रहा है, प्रीवियस, ये एस्टिमेटेड नहीं है। EOQ के लिए हम लोगों ने एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड देखनी होती है, फ्यूचर की बात करते हैं, जबकि ये हमारे पास एक्चुअल है। तो आपने एज इट इज ये वाली डिमांड नहीं उठा दी। अब इसने बताया कि जो ईयर गुजर चुका वहां पर एक्चुअल डाटा क्या था कि हम लोगों की जो टोटल एनुअल सेल्स हुई 72,000 यूनिट्स की हुई। सेफ्टी स्टॉक हमने रखा हुआ था 2,000 यूनिट का, प्रीवियस ईयर में 2,000 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक था। सेफ्टी स्टॉक बेसिकली आपकी एवरेज इन्वेंट्री को डिस्टर्ब कर देता है। सेफ्टी स्टॉक ना हो तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने का फार्मूला होता है ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर सेफ्टी स्टॉक है तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला हो जाता है एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाता है एवरेज इन्वेंट्री के साथ, अगर मौजूद हो तो, ना हो तो जीरो है तो प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q बाय 2 कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास सेफ्टी स्टॉक आ गया। फिर कहते हैं ट्रांजिट लॉसेस एज परसेंटेज ऑफ परचेजेस। मतलब कि अगर मैं 100 यूनिट्स परचेज करता हूं तो मेरी फैक्ट्री तक, प्रीमिसेस तक पहुंचते पहुंचते 90 यूनिट्स रह जाते हैं, 10 यूनिट्स जायद हो जाते हैं, ट्रांजिट लॉसेस, रास्ते में गिर जाते हैं। अब देखिए ना, जब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल रास्ते से गुजर रहा हो, जैसे वो जो ट्रॉली वगैरह के ऊपर मट्टी रेत वगैरह लेके जा रहे होते हैं, तो जितनी वो भरते हैं ना घर तक उतनी नहीं पहुंचती, तो रास्ते में गिर जाती हैं अक्सर। तो उसकी बात कर रहा है कि भाई अब देखो, अगर मुझे 100 यूनिट्स की जरूरत होगी ना, तो बेसिकली मैंने 100 यूनिट्स का ऑर्डर नहीं करना, मैंने 100 मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो उसके मुताबिक मतलब मैं देखूंगा कि मुझे क्या ऑर्डर करना है कि मेरे घर तक 100 यूनिट्स पहुंचे। मतलब अगर 90 यूनिट्स मुझे चाहिए ना, तो मैं ऑर्डर 90 का नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर 100 का करूंगा। तब 10% का लॉस होगा तो मुझे 90 यूनिट्स मिल। ये बात समझ आई आप लोगों को? जितनी चीज की जरूरत होगी उतनी परचेज ऑर्डर नहीं करोगे, उससे ज्यादा का परचेज ऑर्डर करोगे, क्योंकि आपको ट्रांजिट लॉस होता है। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, कहते हैं एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। अब हमें होल्डिंग कॉस्ट चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट हमें चाहिए, लेकिन हमें तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। और इसने क्या कहा, पर मंथ होल्डिंग कॉस्ट इतनी है। फिर साथ में ही उसने बता दिया कि भाई एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट वो 80 है। ये हमसे रेलिवेंट थी 80 वाली बात। क्लियर? फिर देखो कहता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इशूड फॉर बीटा। प्रीवियस ईयर में जो हम लोगों ने इन टोटल परचेज ऑर्डर किए थे वो हमारे पास थे 40। क्लियर? अब नेक्स्ट डाटा क्या है हमारे पास, EOQ जितनी आसानी से हम लोगों ने पढ़ा था, इतना आसान उसका क्वेश्चन नहीं होता जितना उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था। असल पता चलेगा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स का, कि इन वैल्यूज को फाइंड करके पता चलेगा कि भाई ये काफी टेक्निकल चीजें थी जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 4.5 million, which include fixed cost of rupees 13
50, a total of 100 purchase order were issued during the last year. अब ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे परचेज डिपार्टमेंट को जो टोटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी वो 4.5 मिलियन की थी, लेकिन उसमें से 1350,000 हमारे पास फिक्स्ड है। फिक्स्ड का हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको डिसीजन मेकिंग में भी नहीं लेकर आते। वेरिएबल कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। फिर उसने बताया कि ये जितनी भी कॉस्ट थी ये बेसिकली 100 परचेज ऑर्डर हम लोगों ने किए थे उनकी टोटल कॉस्ट है। अब आ गई बात प्रोजेक्शंस के ऊपर, ये हमसे जरा रेलिवेंट आ गई, क्योंकि ईओ जो फाइंड कर रहे होते हैं हम लोग प्रोजेक्टेड ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए। प्रोजेक्शंस क्या है? कहते हैं कि आपके सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है 25% का। मतलब मैंने 72,000 के मुताबिक कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 125%, इसके 20% मैंने इंक्रीज करना है, तो मेरे पास जो सेल्स वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर के लिए होगा वो 90,000 यूनिट बनेगा। चेक करो, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 125%, द वैल्यू इज 90,000, 90,000 आ रहे हैं, और 72। अच्छा, अब सेफ्टी स्टॉक पहले हम लोग कितना रख रहे थे? 2,000, लेकिन अब हम लोग जब डिमांड इंक्रीज हो रही है हमने अपने सेफ्टी स्टॉक को भी इंक्रीज कर दिया 2500, तो हमारी कैलकुलेशन 2500 के मुताबिक चलेगी। नेक्स्ट उसने कहा कि क्या कहा, कहते वो जो ट्रांजिट लॉसेस है ना, जो पहले 10% था हमने उसको रिड्यूस कर दिया, अब हमारा ट्रांजिट लॉस कितना आएगा? 6% का, 6% का ट्रांजिट लॉस आएगा। मतलब हम तक जो इन्वेंट्री पहुंचेगी वो 94% होगी। क्लियर? 100 यूनिट्स अगर मैं मंगवाऊं, परचेज करूं, ऑर्डर करूं, तो मुझ तक 94 यूनिट्स पहुंचेंगे, तो हम तक जो इन्वेंट्री आनी है वो बेसिकली 94% होगी, जबकि ऑर्डर मैंने 100% का किया होगा। फिर क्या कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑन कॉस्ट, तो मतलब परचेजिंग प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जहां पर भी कोई कॉस्ट आएगी हर कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 110 करेंगे, 10% इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उसके ऊपर लेकर आए। बात क्लियर? yes, और हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इस एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, कहते हैं वेरीज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम, उसके मुताबिक चलेगी। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है ये सारी चीजें, उसके लिए सबसे पहली चीज आ जाती है भाई एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड हमारे पास, एनुअल डिमांड अभी हम लोगों ने फाइंड कर ली, मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं, कितने यूनिट सेल करने हैं? 90,000 यूनिट मैंने सेल करने हैं, तो इन्वेंट्री भी तो इसके मुताबिक होनी चाहिए। मैंने कितने यूनिट सेल करने हैं? 90,000। अच्छा, फिर ये देखो कि भाई इन 90,000 यूनिट को सेल करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर मैं कितनी परचेजेस करूंगा। 90,000 यूनिट को सेल करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर मैं कितनी परचेजेस करूंगा, तो इसमें सेल्स में हम अपने ओपनिंग स्टॉक और अपने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे। ये जिस तरह हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल नहीं फाइंड करते थे कि कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हुए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहाँ पर भी वैसी एडजस्टमेंट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हमारी परचेजेस कितनी अमाउंट की हो रही हैं। तो उसके अंदर ना वो आपको बता रहे हैं कि भाई प्रोजेक्टेड जो सेल्स हैं आपकी वो तो 90,000 की, आप ऐसे समझे जैसे आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गई है, उसमें अब ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो वैसे हम लोग करते हैं ओपनिंग, उल्टा बोल दिया है, ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। ओके, वैसे हम लोग कर रहे होते हैं ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय सोल्ड यूनिट्स। कॉस्ट की नहीं बात कर रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब सोल्ड यूनिट्स का हमें पता है कि हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, 90। ऑलराइट,
परचेज यूनिट्स हमने फाइंड करनी है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मैं फिर परचेज कितने करूं, मेरी एनुअल डिमांड तो वो बनेगी ना। तो ये एनुअल डिमांड फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। इसने सिर्फ ये बात बताई क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम, उसके मुताबिक चलेंगे। अब अगर यहां पर देखें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, तो ये हमारे पास 500 यूनिट्स उसने यहां पर बताए। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी पर मंथ, 500 था, और एक यूनिट के ऊपर कितनी आ रही है, तो मेरे पास कितने यूनिट रखे हुए होंगे जिनकी होल्डिंग कॉस्ट मैंने पे की होगी एक महीने में जी, 500,000 डिवाइडेड बाय 80, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6250। तो ये 6250 ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। देखें ओपनिंग स्टॉक मैंने अगर देखना है तो मेरे वेयर हाउस में जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी वही मेरे इस साल के लिए ओपनिंग बन जानी है। तो उसने क्या कहा कि भाई पिछले साल जो मैंने होल्डिंग कॉस्ट इनकर्ड की पर मंथ वो 5 लाख रुपए है, जबकि एक यूनिट के लिए मैं पे कर रहा था 80 रुपये। तो उसके पास कितनी इन्वेंट्री रखी हुई होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट, तो उसके पास 6250 नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद। फिर इशू कौन है, इसमें सेफ्टी स्टॉक शामिल है, इसमें सेफ्टी स्टॉक शामिल है। देखें इधर भी वो यही बात करें इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, तो वो सेफ्टी स्टॉक भी तो उसी वेयर हाउस में पड़ा होगा, उसके लिए भी तो मैंने होल्डिंग कॉस्ट पे की होगी, तो इसमें सेफ्टी स्टॉक शामिल है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर। अच्छा इस 6250 में 6250 में 2000 का सेफ्टी स्टॉक है, तो वो सेफ्टी स्टॉक हमने इसमें से लेस किया। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री में से हम लोगों ने लेस कर दिया 2000 का सेफ्टी स्टॉक, बाकी इन्वेंट्री कितनी बच गई 42। अब अगर बात करें उसने कहा कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके सेल्स वॉल्यूम के साथ बढ़ती है, तो मेरा सेल्स वॉल्यूम जो है वो 25% से इंक्रीज किया। ओके, मतलब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि भाई मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है अदर देन सेफ्टी स्टॉक वो है 4250, एम आई राइट। तो अब इसने भी सेल्स वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो जाना है, तो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज कितने का आया 25% का, तो इसमें भी 25% का इंक्रीज आ जाए तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 4250 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 5313। ये है अदर देन सेफ्टी स्टॉक, जबकि प्रोजेक्शन में मैंने अगले साल अपने पास सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है 2500 का। तो 2500 का अगर सेफ्टी स्टॉक इसमें मैं ऐड कर दूं तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बनेगी 7813। बात क्लियर हो गई, कोई इशू। यहां से आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस कितनी उठानी है। ये वो परचेजेस हैं जो आपको आपके प्रेमिसेस में चाहिए, ये वो अमाउंट है जितने यूनिट्स आपको आपकी फैक्ट्री में प्रेमिसेस में चाहिए, लेकिन इस पे तो 6% का ट्रांजिट लॉस भी शामिल है। तो ये बेसिकली अब आपने परचेज ऑर्डर इतने का नहीं करना, इसमें ट्रांजिट लॉस है, तो ये बेसिकली 94% बनती है। तो आप इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 94 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप ऑर्डर कितने का करोगे 97407। ये बात क्लियर हुई, ओके। एक मतलब फिर से सुन लें, ऐसे क्वेश्चन अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो लाजमी बात है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है समझने में, लेकिन बाद में जैसे 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये एक नॉर्मल रूटीन बन जाएगी। आपको इससे पहले जब भी ईओक्यू फाइंड करते थे ना तो आप लोगों को वो ईओक्यू के बारे में बता देता था कि एनुअल डिमांड इतनी। फिर कभी कभी अगर ट्विस्ट आता भी था तो बड़ा सिंपल सा होता था,
वो कहता था पर मंथ डिमांड इतनी है तो हम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते थे। वो कहते देता था कि पर वीक डिमांड इतनी है और हम लोग पूरे साल में 48 वीक्स काम कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाइड बाय 48 कर देते थे, ना बताए तो मल्टीप्लाइड बाय 52। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आप ईओ क्यू का जैसे ही फार्मूला लिखा तो अब आपने इन तीन चीजों की वर्किंग करनी कि भाई मेरे पास एनुअल डिमांड कैसे आएगी, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी वो एनुअल डिमांड की वर्किंग स्टार्ट। एनुअल डिमांड होती है कि भाई मैं ड्यूरिंग द ईयर अपनी प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए कितनी इन्वेंट्री परचेज करूं। इन सिंपल वर्ड्स कि मुझे न्यू इन्वेंट्री परचेज कितनी करनी पड़ेगी। अब उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने करने हैं, या नंबर ऑफ यूनिट, अगर वो सपोज रिटेलर है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो रॉ मटेरियल पे नहीं, वो है रिटेलर, तो उसको फिनिश गुड्स चाहिए। फिनिश गुड्स के लिए उसने कहा कि भाई मैंने इस साल जो परचेज सेल किए थे ना नंबर ऑफ यूनिट, वो 72,000 नंबर ऑफ यूनिट मैंने सेल की है, और मुझे लग रहा है कि मेरी जो सेल्स हैं वो 25% से इंक्रीज करते हैं। 72,000 नंबर ऑफ यूनिट्स इन एक्चुअल फर्स्ट ईयर में उसने सेल किए। नेक्स्ट ईयर के लिए वो कहता है वो 25% से इंक्रीज कर जाएंगी। तो हमने 72,000 का 125% फाइंड किया, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो प्रोजेक्टेड सेल्स हैं वो है 90। अब मैंने ना अपने पास इन 90,000 यूनिट्स का अरेंजमेंट करना है। उसके लिए उसने कहा कि भाई सेफ्टी स्टॉक को सेल नहीं किया जाता, वो रखा जाता है अपनी मुश्किल हालात से निपटने के लिए। तो अब मैंने ये देखना है कि भाई इस 90,000 के लिए मेरे पास ओपनिंग में कितने रखे हुए हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने रखे हुए हैं। तो ओपनिंग यूनिट्स भी मुझे डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं बताए गए थे कि ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं। तो मैं गया अपने वेयर हाउस के पास, तो वहां से पता चला कि उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट इन टोटल मुझे बेयर करनी पड़ रही है वो है मेरे पास 5 लाख रुपए, और एक यूनिट की है 80,000 रुपीज। तो यहां से मैंने हिसाब लगाया कि भाई मेरे वेयर हाउस में कितनी इन्वेंट्री फिर मौजूद थी। तो इस साल की क्लोजिंग, ये बेसिकली ये जो एक्चुअल डाटा गिवन था, ये मेरे इस मंथ का या इस साल के इस टाइम पीरियड की क्लोजिंग थी, जो मेरे प्रोजेक्शंस के लिए ओपनिंग बने। गॉट इट। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 5,000 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 6250। मेरे पास जो इस साल का ओपनिंग आएगा वो 6250 इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। अब ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर। तो देखो मुझे चाहिए थे, सिंपल सी बात है कुछ सोचने वाली। मैंने कहा कि भाई मैंने 90,000 यूनिट सेल करना है, लेकिन उसके लिए 6250 यूनिट मेरे पास पहले से मौजूद है। हम ये क्या कहेंगे, परचेज करने के लिए इसको ऐड कर दो और जाके आप परचेज करो 96,250 की। आप ये क्या कहोगे, आप कहोगे सर ओपनिंग ये तो पहले से आपके पास मौजूद है, ये लेस कर दो, बाकी जाके परचेज करते हैं। ऐसे ही है ना। तो इसलिए ओपनिंग लेस हो गया। अब आपको ओपनिंग की समझ आ गई होगी। अब क्लोजिंग के लिए जब मैंने उनसे पूछा कि यार क्लोजिंग का एस्टिमेट मैं कैसे लगाऊं, उन्होंने कहा कि इन लाइन विद सेल्स, इट मींस दैट कि आपकी सेल्स यूनिट्स में जो इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज हो, हमने क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो मैंने पहले ये देखा कि भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, जो मेरी सेल्स में इंक्रीज आया 25% का, मैं अपने ओपनिंग स्टॉक में भी वही 25% का इंक्रीज कर। अब अगर यहां पे सेफ्टी स्टॉक होता इक्वल इक्वल, फिर शायद मुझे कोई इतना ज्यादा मसला ना होता, लेकिन फिर भी जब आपने ये इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना हो ना, सेफ्टी स्टॉक को अलग कर दिया जाता है, सेफ्टी स्टॉक को अलग करेंगे। तो 6250 इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद थी। उसमें से मैंने सेफ्टी स्टॉक से कहा कि भाई तुम तो अलग हो ना, वो अलग हुए 2,000, बाकी जितनी बच गई उनसे मैंने कहा कि भाई तुम 20% से इंक्रीज हो जाओ। तो 125% से मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, क्लियर। अब जब 125% से मल्टीप्लाई करवाया तो उसमें तो सेफ्टी स्टॉक था ही नहीं। ऐसे ही है ना, जो भी वैल्यू आई उसमें अब मैंने सेफ्टी स्टॉक शामिल कर दिया। क्यों, क्योंकि ओपनिंग में भी शामिल था, तो क्लोजिंग में भी तो शामिल होना चाहिए। हमारे पास आंसर आ गया 7813।
तो मैंने आपको बताया कि भाई 90,000 यूनिट अगर मैंने सेल करनी है, उसके लिए ओपनिंग में 6250 रखा है, तो आपने कहा सर इसको लेस कर दें, ये तो फिर परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने साथ में कह दिया भाई सेल करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 7813 यूनिट होना भी चाहिए। तो आपने कहा कि सर 90,000 अगर आपने सेल करना है, साथ में 7813 यूनिट आपने क्लोजिंग में भी रखने हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे कि 7813 को लेस करो या ऐड करो? तो जाके ऐड कर दिया। क्लियर? तो बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आ गई कि ये जो परचेजेस मैंने ड्यूरिंग द ईयर करनी है ना, वो है 91563 यूनिट्स की, ये मैंने परचेज करने हैं। अब अगर यहां पर ट्रांजिट लॉस ना होता, मैं ऑर्डर भी 91563 का करता और मुझे वही यूनिट ही मिल जाते, लेकिन मुझे पता है कि भाई 6% का ट्रांजिट लॉस है। अब मुझे यूनिट मेरे प्रेमिसेस में चाहिए 591563 के, तो क्या मैं ऑर्डर भी इतने का करूं? अगर मैं इतने का ऑर्डर करता हूं तो मैं अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जानी है मुझे। ओके, तो 6% लॉस के बाद मुझे पता चला कि भाई ये बेसिकली 94% है और मुझे चाहिए 100% इन्वेंट्री, तो मैं परचेजेस करूंगा 97407। अब क्लियर है ये बात? अब कोई इशू? चले जी। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यू आर राइट। अच्छा, अब बात आ जाती है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट की। अब ये है एनुअल डिमांड 97407 की, और उसने हमें क्या कहा? वेरिएबल कॉस्ट। भाई मैंने आपसे पहले भी बात की है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं कर रही होती। मैं चाहे एक यूनिट ऑर्डर करूं, 10 करूं, 100 करूं, 20 करूं, जितने मर्जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो, फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। वो ऐसे जैसे फैक्ट्री का रेंट, हम प्रोडक्शन करें या ना करें, फैक्ट्री का रेंट पे करना है, तो उसका हमारे नंबर ऑफ यूनिट से कोई ताल्लुक एज सच नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट का होता है। अब हमें जो कहा गया ना कि भाई आप लोगों ने ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट की थी, भाई परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट ही तो है, वो इन टोटल उन्होंने कितने की 4.5 मिलियन। उसमें से 1350 फिक्स्ड है, तो फिर वेरिएबल पोर्शन कितना होगा? जरा लेस करो ये। 3250,000, 3150,000, ऐसे ही है ना? और साथ में उसने कह दिया था कि अपनी तमाम कॉस्ट के ऊपर 10% का इन्फ्लेशन लगाना। अब इस वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 110 कर दो जी, 34,650,000। ऑलराइट, ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, ये आप लोगों की टोटल कॉस्ट आनी है, जो इस मरतबा आपको आपके परचेज डिपार्टमेंट को वेरिएबल पोर्शन के तौर पर बेयर करनी है। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, फिर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल आपके पास आ गई। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, और वो 80 उसने खुद बता दी थी, और इस 80 के ऊपर भी 10% का इंक्रीज आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जानी है? और ये क्या थी? पर यूनिट, पर एनम हम लोगों ने फाइंड करनी होती है, जबकि उसने क्या कहा था? पर यूनिट पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, 88 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी? 1056। क्लियर होगी बात? अच्छा, जब हम लोगों ने बात करनी हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो अब 2 × 97407, अब जाके फार्मूले में पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 34650 डिवाइडेड बाय 1056, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 97407 मल्टीप्लाइड बाय 650 divided by 1056, and the EOQ is, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, क्वेश्चन की समझ आई है?
अच्छा, इसी तरह से आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 अब आपकी होम असाइनमेंट है। अब आपने ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेनी है। ये पॉइंट्स इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगे अब। और एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के ऊपर भी देखा था कि हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी फाइंड करेंगे जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह भी आ रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 होम असाइनमेंट के तौर पे करके आना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।